नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोशन में और हमारे आज के चैप्टर 8 संस्कृतियों का टकराव में। तो पिछले चैप्टर हम कर चुके हैं और चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। आप सभी नोट्स बना रहे होंगे और अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको जितने भी चैप्टर करवाया जाए तुरंत से तुरंत आपको मिल सके। चलिए आज का चैप्टर करते हैं हम संस्कृतियों का टकराव। तो संस्कृतियों का टकराव जो है वो शुरू होता है औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति कब आती है? जब उद्योगों का विकास होने लगता है यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन देशों में, यूरोप के देशों में जब उद्योग का विकास होता है तब वहां पर उसकी क्रांति आती है। क्रांति क्यों आती है? क्योंकि वहां के लोगों को रोजगार की कमी होने लगती है। उद्योगों की वजह से, मशीनरी आने की वजह से लोगों में बेरोजगारी बढ़ती है, जिसके कारण वहां पर औद्योगिक क्रांति का आता है, औद्योगिक क्रांति होती है। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो जब एक उद्योग की एक प्रक्रिया चलती थी, लोग कार्य किया करते थे, उस कार्य से जब ट्रांसफर हुआ, रूपांतरण हुआ, तो उसको ही प्रथम औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। फिर औद्योगिक क्रांति के मतलब परिणाम क्या क्या थे? औद्योगिक क्रांति आने से क्या क्या बदलाव आए? तो सबसे पहले तो नई मशीनों और तकनीकों का विकास हुआ। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। अगला है भाप इंजन के आविष्कार से ब्रिटेन के उद्योग में एक नई क्रांति आ गई और जहाजों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति अधिक तेज हो गई। आप सभी को इसके नोट्स बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ ये बिल्कुल कंपाइल्ड फॉर्म है और बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है इस पे, और आप सभी को इसको नोट करते जाना है अपनी नोटबुक में। अलग से नोटबुक आप सभी ने बना रखा होगा, उसमें करना है। अगर नहीं बनाया है तो पहले सारे वीडियोस पहले आप पुराने देखिए जिसमें आपको चैप्टर 7 तक कंप्लीट करवाया है, उसमें देखिए और उनका भी नोट्स बनाइए और इस चैप्टर का भी नोट्स बनाइए। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। औद्योगिकीकरण की वजह से लोग समृद्ध होने लगे, मतलब उनका लोगों के जो जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन आने लगा, काफी परिवर्तन आ गया। फिर औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग कब किसने कैसे किया? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे फ्रांस में जियोस मिस्ले और जर्मनी में फ्राइड्रिक एंजेल्स द्वारा किया गया। तो ये तो जो थे ये यूरोपीय विद्वान हुआ करते थे, उनके द्वारा ही औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एस्ट्रोलैब ने किया था। आप सभी को लास्ट लाइन नहीं लिखनी है, जो दार्शनिक वाली थी वो लाइन लिखना नहीं है। अब आपको लिखना है एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब का आविष्कार किया गया था जिससे नाविकों को सामान्य दृष्टि से परे देखने में मदद मिलती थी। एस्ट्रोलैब की मदद से वो जो नाविक होते थे, नाविकों को समुद्रों में रास्ता देखने के लिए बहुत सारे तरीके से मतलब दिक्कत आती थी, इसलिए एस्ट्रोलैब का आविष्कार किया गया और उन्हें समुद्री खतरे से बचने में इससे मदद मिली। और है टॉलेमी। टॉलेमी के भौगोलिक आविष्कार ने अक्षांशीय और अनुदैर्ध्य विस्तार के आधार पर स्थानों का पता लगाने में मदद की। तो एस्ट्रोलैब देखिए, जब औद्योगिकीकरण आया तो उसके बाद क्या था, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में विकास किया उन्होंने, अपने नाविक का, अपने औद्योगिकीकरण के जरिए उन्होंने विकास किया अपने नावों का, रास्तों का पता लगाया औद्योगिकीकरण से, उद्योगों मतलब विकास करके उद्योग का। इस प्रकार से अनेक कार्य, अनेक परिवर्तन आए। अगला बात करते हैं तुपी नामा। ये एस्ट्रोलैब ही है। आप सभी ने देखा होगा कई बार फिल्मों में इस प्रकार के किसी वस्तु का यूज किया जाता था नाविकों द्वारा। तो यही है एस्ट्रोलैब। ओके, जिससे नाविकों को बहुत हेल्प मिली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, रास्ते ढूंढने में, इस प्रकार से और भी अन्य प्रकार की बहुत सारी चीजों में
उनको हेल्प मिलती थी इस एस्ट्रोलैब से। उसके बाद बात करने वाले हैं हम तुपीनामा। तुपीनामा जो था दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांव में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तुपीनामा। These are the peoples belongs to Tupi-Nama. They are basically tribes. They belongs to the tribe category. Tupi-Nama. Okay, चलिए आगे बात करते हैं हम। अब इस संस्कृतियों के टकराव चैप्टर जैसा कि नाम से पता चलता है, तो उसमें अलग अलग संस्कृति के लोग होंगे और उनमें आपसी टकराव का माहौल देखने को मिलेगा। तो हम मध्य अमेरिका के कुछ सुगठित राज्य की बात करने वाले हैं, जिसमें एज़टेक सभ्यता, माया सभ्यता, इंका सभ्यता, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी के में निवास करने वाले ग्रामीण आधार, श्रेणीबद्ध समाज, काल मेकाय कुलीन वर्ग के स्कूल, तपोकल्ली अन्य, और इस तरीके से ये सारे आपको नोट कर लेना है और इसी तरीके से आपको डायग्राम भी बनाना है। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले एज़टेक सभ्यता के बारे में। एज़टेक सभ्यता के, देखिए एज़टेक सभ्यता के बारे में लिखना है आपको। पहला पॉइंट जो है उसका, और आप सभी अच्छे से नोट्स जरूर बनाते जाइए। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन में कभी भी प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। चलिए, एज़टेक जो था 12वीं शताब्दी में उत्तर से मैक्सिको की केंद्रीय घाटी में चले गए थे। उत्तर से कहाँ चले गए थे? मैक्सिको की केंद्रीय घाटी में चले गए थे। एज़टेक समाज पदानुक्रमित थे। नोबेलिटी में पुजारी और अन्य उच्च सामाजिक समूह शामिल थे। मतलब पद वाले थे ये। कैसे थे? पदानुक्रमित मतलब है पद से, उनके पद जो थे वो बटे हुए थे। कुछ उच्च वर्ग के थे, कुछ नोबेल थे, मतलब पुजारी थे, नोबेलिटी में पुजारी और अन्य सामाजिक समूह शामिल थे। ओके, एज़टेक जो था ने लेक रीड मैक्सिको में चिनम्पस कृत्रिम द्वीप बनाए। मतलब ये अपने द्वारा, इनका खुद के द्वारा मैक्सिको में ये बनाया गया एक द्वीप है जहां पर ये रहते थे, जिसमें विशाल ईख मतलब जानते हैं गन्ना, मटके बुनाई और मिट्टी और पौधों के साथ कवर किए गए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने मैक्सिको में जो ये कृत्रिम द्वीप बनाया चिनम्पस, उसको किस तरीके से उन्होंने कवर किया। उन्होंने मकई, सेम, स्केस, कद्दू, मैनियोक, रूट और आलू की खेती की। इस प्रकार की खेती किया करते थे वो। भूमि पर व्यक्तियों का नहीं बल्कि कुलों का स्वामित्व था। कुल का स्वामित्व हुआ करता था, किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं हुआ करता था भूमि पर, जमीन पर। किसानों ने कुलीनता के स्वामित्व वाली भूमि में काम किया। तो किसान जो हुआ करते थे वो किसान, उसकी जो कुलीन होगा, कुल होगा, उसके स्वामित्व वाली भूमि पर काम करते थे। एज़टेक ने सुनिश्चित किया कि सभी बच्चे स्कूल जाएं। तो इस सभ्यता में रहने वाले लोगों के ने सुनिश्चित किया कि सभी बच्चे स्कूल जाएं। सभी बच्चों का स्कूल जाना बहुत अनिवार्य है। एज़टेक आप सभी भी जानते हैं हमारा स्कूल जाना कितना अनिवार्य है। आज के टाइम में भी वो सब उस सभ्यता को मतलब देख सकते हैं आप। इतने टाइम पहले ये सभ्यता बच्चों के स्कूल जाने का पक्षधर थी। तो आज के टाइम में भी सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल जाना भी बहुत जरूरी होता है, जिससे वहाँ पे नॉलेज मिलती है। ओके, एज़टेक ने एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला था। ये मतलब बेसिकली इनकी एज़टेक की पूरी सभ्यता की कहानी सुना रहा हूँ दोस्तों। एज़टेक शासकों ने सर्वोच्च शक्तियों का आनंद लिया। एज़टेक महिलाओं को समाज में विशेष दर्जा दिया गया था। चिनम्मा सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयां बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से रख कर मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए गए। मतलब इस तरीके से चिनम्पा सरकंडे की बड़ी बड़ी चटाइयां बनाकर उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर मैक्सिको झील जो है उसमें ही ये कृत्रिम टापू बनाया गया। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा एज़टेक सभ्यता। अब बात करने वाले हैं इंका सभ्यता। ये भी 12वीं शताब्दी में पहले इंका मैनको कैपेक ने कुजको में अपनी राजधानी स्थापित की। ये सारा जो है वो नॉर्थ अमेरिका के बारे में ही है। वहां पर जो टकराव शुरू हुआ, सांस्कृतिक टकराव,
वहीं से उनकी ही बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इनका समाज कई वर्गों में विभाजित था। इनके अलग अलग वर्ग हुआ करते थे। ऊपरी दो वर्गों ने विशेष सुविधाओं का आनंद लिया, जबकि दास न्यूनतम स्तर पर खड़ा था और बुरी तरह से व्यवहार किया गया था। तो बेसिकली ये जो है, ये हर समाज की कहानी हुआ करती थी दोस्तों, मिडाइवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में। और जब ये मॉडर्न टाइम शुरू हुआ, आधुनिक युग, उससे पहले ये चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित थी। और जो निचले तबके के लोग होते थे, दास वर्ग के लोग होते थे, उनके साथ बहुत ही ज्यादा क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनका समाज में महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। इनका समाज ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। लिख लीजिए पॉइंट्स। इनका समाज ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया, ये लिखते जाइए जल्दी जल्दी पॉइंट्स। उसके बाद लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनका समाज में पुरुषों को सैन्य और पुरोहित प्रशिक्षण दिया गया था। इनका लोगों को एक ईमानदार और पवित्र जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित किया गया था। तो ये जो लोग थे, ये ईमानदार हुआ करते थे और बढ़िया अच्छी जीवन शैली, पवित्र जीवन शैली जीने का के लिए प्रेरित किया गया। माया सभ्यता, माया सभ्यता आप सभी जान लीजिए दोस्तों, जान लीजिए, एक मैक्सिकन सभ्यता थी जो 1500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। ईसा पूर्व में मतलब आज से 3500 साल पहले। माया सभ्यता जो थी 300 से 900 सीएफ के बीच की अवधि के दौरान अपने चरम पर पहुंची। वही 300 से 900 ईसा पूर्व के दौरान अपनी चरम पर पहुंची। उसके बाद है माया सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र जो थे वो थे मैक्सिको, होंडुरास, अल स्लावाडोर और ग्वाटेमाला थे। ये सारे जो है, ये वैसे बेसिकली मैक्सिको, ब्राजील, ये सारे इस एरिया के ही ये सारी चीजें हैं। अब है खोज यात्राओं के परिणाम। जब खोज यात्राएं की गई तो उसके क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या चीजें मिली, वो सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें। अमेरिकी महाद्वीप की खोज हुई, जिसके कारण विश्वव्यापी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। तो जो यूनाइटेड अमेरिका है अभी, इस महाद्वीप की खोज की गई। जब खोज हुई तो व्यापार जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। जैसे भारत जाने के एक नवीन मार्ग की खोज हुई, जो जानते हैं वास्को डिगामा द्वारा किया गया था। और यूरोप के अनेक देश, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि में उपनिवेश बनाने और साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा थी। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यही देखिए, ये सारी सभ्यताओं के बारे में मैं बता दिया आपको। अब बेसिकली ये मेन टकराव का कारण क्या था? ये टकराव का कारण था उपनिवेश, अपने दूसरी निवेश बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा, लड़ाई, आपस में लड़ाई। ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इस टाइप की और भी जो भी कंट्रीज थी, उन सभी में एक टकराव था कि वर्चस्व स्थापित करना था इन सभी को अपना। इसलिए ये टकराव था और व्यापार स्थापित करने के लिए इन्होंने खोज यात्राएं की, जिससे इन्होंने अमेरिका की भी खोज की, अमेरिकन महाद्वीप की खोज की, और इसी प्रकार से भारत तक भी ये पहुंचे। भारत के लिए एक मार्ग ढूंढा इन्होंने। भारत तक पहुंचने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक मार्ग ढूंढा और उस मार्ग पर उन्होंने फिर अपने व्यापार को बढ़ावा दिया। चलिए आगे बात करते हैं उपनिवेशकरण और दास व्यापार। उपनिवेशीकरण और दास व्यापार की बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, अमेरिका के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर खानों, बगानों और कारखानों में काम लिया जाने लगा। तो ये जो अमेरिकी लोग थे, अमेरिकी मूल निवासी जो थे वहां के, उनको उपनिवेश बनाया गया है इन्हें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इन सभी के द्वारा, और वहां के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर खानों में, कारखानों में, बागानों में इस तरीके से काम लिया जाने लगा। इसके साथ साथ वहां उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। नई नई आर्थिक गतिविधियां जोरों से शुरू हो गई। जंगलों की सफाई करके प्राप्त भूमि पर पशुपालन किया जाने लगा। सभी कामों के लिए सस्ते श्रम की मांग की जाने लगी। दास प्रथा का बढ़ावा दिया जाने लगा। इस प्रकार से अनेक कार्य हुए। उपनिवेश कारण और दास व्यापार का
ये प्रमुख कारण जो था उपनिवेश करना था। अब बात करने वाले हैं कैब्राल और ब्राजील। ब्राजील जानते हैं, बहुत बड़ी कंट्री है दोस्तों आज के टाइम में भी। तो ये कैब्राल ने तूफानी समुद्रों से बचने के लिए पश्चिमी अमेरिका का एक बड़ा चक्कर लगाया। मतलब तूफानी समुद्रों से बचने के लिए पश्चिमी अमेरिका का इसने एक बहुत बड़ा चक्कर लगाया कैब्राल ने, और वह उस प्रदेश के समुद्र तट पर पहुंच गया जिसे वर्तमान में ब्राजील कहा जाता है। तो जब इसने चक्कर लगाया समुद्री तूफानों से बचने के लिए, तो वो कहाँ पहुंच गया, आज के टाइम में जिस जगह को ब्राजील कहा जाता है उसके तट पर पहुंच गया। इस प्रकार कैब्राल संयोगवश ब्राजील पहुंचा। कैब्राल जो था एक पर्यटक था, पर्यटक कह सकते हो, या फिर व्यापारी था वो बेसिकली, और उसने भ्रमण किया और तूफानों से बचने के लिए उसने जब अपना रास्ता बदला तो वो कहाँ पहुंच गया, ब्राजील पहुंच गया। ब्राजील में एक प्राकृतिक संसाधन टिम्बर, इमारती लकड़ी का भरपूर पुर्तगाल वासियों ने फायदा उठाया। तो वहां के लकड़ियों का बहुत फायदा उठाया किसने, पुर्तगाल वासियों ने, और ये कैब्राल भी पुर्तगाल वासी ही था। ब्राजील के निवासी लोहे के चाकू, छुरियां और आरियों के बदले में पेड़ों को काटकर उनके लट्ठे बनाकर जहाजों तक ले जाने के लिए तैयार हो गए। तो जब उनको चाकू छुरियां दिया जाने लगा, ये जानते ही हैं आप सभी कि यूरोपियन कंट्री जो थी ये व्यापार करने में बहुत माहिर थी। अपने व्यापारी टेक्निक से ही इसने अपना वैश्वीकरण किया, अपना उपनिवेशीकरण किया। अब अगली बात करते हैं ब्राजील वासियों की प्रतिक्रिया क्या थी। मूल निवासियों ने फ्रांसीसी पादरी से कहा कि जिस भूमि ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, क्या वह तुम्हारे बच्चों को पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। चीनी मिल मालिकों ने काम करने से इनकार करने पर उन्हें गुलाम बनाना शुरू किया। तो इस प्रकार आपके मतलब ब्राजील वासियों की ये प्रतिक्रिया थी। अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना, स्पेन के साम्राज्य की स्थापना अमेरिका में की गई। किस प्रकार हुई देखते हैं दोस्तों। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़ों के प्रयोग पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ। आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं, जो स्पेन है, स्पेन ने अमेरिका में अपनी साम्राज्य की स्थापना की। कैसे की, बारूद और घोड़े के प्रयोग। प्रारंभ में खोज के बाद छोटी बस्तियां बसानी पड़ती थी। जब ये खोज करते थे तो छोटी बस्तियां बसानी पड़ती थी, जिसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर निगरानी रखते थे। मतलब वहां पर जैसे देखते हैं, देखिए ये सारी जो टकराव चल रही है अलग अलग देशों के बीच कि ये मेरा उपनिवेश, ये मेरा उपनिवेश, ये मेरा उपनिवेश, तो उसको स्थापित करने के लिए उनको अपना पूरा जोर देना होता है, पूरा बल लगाना होता है। तो वो किस प्रकार से लगाते थे, मजदूरों पर निगरानी रखते थे, बस्तियां बसाते थे अपनी, और उन बस्तियों के द्वारा ही कार्यभार संभालते थे। स्थानीय प्रधानों को सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती किया। सैनिक दमन और बेगार का तांडव। तो ये जो था, ये अपने फायदे के लिए ये इनका सैनिक जो थे वो दमन करते थे इन लोगों का, स्थानीय लोगों का। तो ये स्पेन की मतलब स्पेन की जो साम्राज्य की स्थापना थी अमेरिका में, इस प्रकार से हुई। अब महामारी विशेषता क्या है इसकी बात करते हैं, कौन सी महामारी ज्यादा फैलती थी। तो चेचक ने अरावाक लोगों पर कहर ढा दिया क्योंकि उन्हें प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। तो अरावाक के जो लोग थे उनके पास प्रतिरोध क्षमता की कमी थी, इसलिए इस महामारी ने, चेचक ने उनके ऊपर कहर ढा दिया और बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर दिया। स्थानीय लोगों द्वारा मानना है कि बीमारी का कारण स्पेनियों द्वारा चलाई जाने वाली अदृश्य गोलियां थी। अदृश्य गोलियां चलाया करते थे स्पेनिश लोग, उनकी गोलियों के कारण ही इस बीमारी का फैलाव हुआ। स्पेन वासियों ने इस क्षेत्र के दो बड़े बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। यह काम हरमन कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिंजारो का था। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, वहां पर कब्जा कर लिया। पूरे स्पेन वासियों ने दो साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया, और दोनों साम्राज्यों को जीतने में जिसने मदद की, मतलब जिसका हाथ था, वो था हरमन कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिंजारो।
उनके अभियानों का खर्चा स्पेन के जमींदार, नगर परिषदों के अधिकारियों और अभिजातों ने उठाया। सोच सकते हैं इनके द्वारा अभियान चलाया गया, उस अभियान का खर्चा किसके द्वारा उठाया गया। अब बात करने वाले हैं सबसे अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, पुर्तगाली शासक प्रिंस हेनरी वस्तर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अलग अलग पुर्तगाली, स्पेनिश, ब्रिटेन, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से एक दूसरे से प्रतिद्वंद दिखा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सिर्फ, और अपना उपनिवेशकरण बढ़ाने के लिए। तो ये जो पुर्तगाल शासक प्रिंस हेनरी वस्तर है, यह नाविक हेनरी के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? नाविक हेनरी। उन्होंने नाविकों को जल मार्गों द्वारा नए नए स्थानों की खोज के लिए प्रोत्साहित किया था। उसने पश्चिमी अफ्रीकी देशों की यात्रा की तथा 1415 ईस्वी में शिरस पर हमला किया। कहाँ हमला किया दोस्तों इसने? शिरस पर। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने अनेक अभियान आयोजित करके अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया। कहाँ पे किया? बेजाडोर में। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाविकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल की भी स्थापना की, क्योंकि नाविकों का पहले बहुत ज्यादा वर्चस्व हुआ करता था। नाविकों द्वारा ही मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पॉसिबल संभव हो पाता था। तो नाविकों का कुशल होना बहुत जरूरी होता था। कुशल एक कह सकते हैं वो उसका बहुत ही ज्यादा ज्ञाता होना, समुद्री यात्राओं में बहुत ही ज्यादा निपुण होना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे वो अन्य अलग अलग नए नए देशों की खोज कर सकता है। इसके परिणाम तक क्या हुआ? 1487 ईस्वी में 1487 में पुर्तगाली नाविक कोविलहम ने भारत के मालाबार तट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त करी। कब वो पहुंचा? 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक कोविलहम। ठीक है दोस्तों, तो ये नाविक जो था वो भारत के मालाबार तट पर कहाँ पहुंचा था? ये इंपॉर्टेंट है, मालाबार तट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त कर। तो ये चैप्टर हमारा इतना ही कंप्लीट होता है, आप सभी इसको कर लीजिए। इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, चैप्टर नंबर 9, और ये जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर सेशन भी करवाएंगे। अच्छे से आप सभी पढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो विच विल कम सून। टर्म एंड एग्जाम करते हैं ना, जैसे हाफ टर्म का होगा, मे बी पॉसिबल हो पाए या ना हो पाए, बट आई एम गिविंग यू द बेस्ट विशेस। सो डू योर बेस्ट and be happy, be safe at home, and thank you so much. Thanks a lot for watching this video.